गणतंत्र दिवस समारोह के 3 दिन बाद हर साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। विजय चौक पर भारत की आन बान और शान की धुन इस वक्त सुनाई देगी। इस अवसर पर शाही रायसीना पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक विजय चौक सूरज डूबने के समय पर बजाई जाने वाली सभी भारतीय धुनों का साक्षी बनेगा। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाएंगे। इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बेहद ही खास क्योंकि इस बार सिर्फ ऑल इंडिया ट्यून सुनाई देगी और इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो जाएगा। बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन के अनूठे समारोह को स्वदेशी रूप से विकसित किया। ये सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है। जब सैनिक लड़ना बंद कर देते थे, अपने हथियार बंद कर देते थे, युद्ध के मैदान से हट जाते थे और रिट्रीट की ध्वनि के साथ सूर्यास्त के समय शिविरों में लौट कर आते थे, कहा जाता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। उस दौर में जब दिन में लड़ाई खत्म हो जाती थी, उस समय सेनाएं बिगुल बजाया करती थी, जिसका नाम बीटिंग द रिट्रीट रखा गया। इस रिवायत को ब्रिटिश सेना ने शुरू किया, जिसे बाद में भारतीय फौज ने भी अपना लिया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पहली बार 1961 में भव्य रूप से आयोजित की गई। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ मुख्य अतिथि थी और इसके चलते इस सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस साल महारानी एलिजाबेथ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित भी किया था। ये हम 1961 की बात कर रहे हैं। वहीं इसके बाद इस कार्यक्रम को इसी तरीके से मनाया जाता है। इसी बीच आपको सीधा विजय चौक लिए चलते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की वहां पर शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। Military demeanor will match step with martial music and of course visual awe will resonate with patriotic pride. In a short while from now, nearly 1,000 musicians from the armed forces will enthrall us with compositions and formations, amazingly creative renderings practiced to perfection. As January draws to a close, गणतंत्र दिवस समारोह के 3 दिन बाद हर साल 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। विजय चौक पर भारत की आन बान और शान की धुन इस वक्त सुनाई दे रही है। शाही रायसीना पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक विजय चौक सूरज डूबने के समय पर बजाई जाने वाली सभी भारतीय धुनों का साक्षी इस वक्त बन रहा है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना और साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुन यहां पर बजाते नजर आ रहे हैं। और इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बेहद ही खास क्योंकि इस बार सिर्फ ऑल इंडिया ट्यून्स ही आपको सुनाई देंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन यहां हो जाएगा। बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत दरअसल 1950 के दशक में हुई है, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन के अनूठे समारोह को स्वदेशी रूप से विकसित किया। 46 घुड़सवार अंगरक्षक तैयार और इधर विजय चौक मंच है गतिविधियों का। ये पूरा इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय, हमारा संसद भवन, हमारे लोकतंत्र का मंदिर। आई सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। सिंह साहब, एक पुराना इतिहास है और जिस तरीके से शासन होता रहा भारत में, उसके बाद स्थिति जो है काफ़ी बदली। आज भारत जो है वो कामयाबी का पर्याय बन रहा है। हम जहाँ जहाँ नहीं थे और जिस शीर्ष पर नहीं थे वहाँ उतर रहे हैं। देखिए, संसद की भी जो है नई तस्वीर है, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए अवसर को और आगे लेकर के जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि भारत हमारा जो है ना 2014 के बाद जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से हर क्षेत्र में अग्रणी दिखाई दे रहा है, उसी कड़ी में ये भी एक जुड़ा हुआ है कि यहाँ भी हमने कितनी प्रगति की है। हमारी जो सेनाएं पहले भी थी, आज भी थी, मगर पहले की सेनाओं में
और आज की सेनाओं में मनोस्थिति बहुत बदली है। सेनाएं एक ही है, वो सेना नहीं बदलती, मगर शासन सत्ता जो होती है वो जरूर बदलती है और उसी के हिसाब से सेनाओं का मनोबल बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब से आए, सेना बहुत सशक्त हुई है। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताना चाहूँगा कि जब हम जम्मू कश्मीर में थे, खास करके बॉर्डर क्षेत्र में, तो उस टाइम पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है ये तो हरदम ही हमारे बॉर्डरों पर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहा है। तो हमारे ऊपर अगर फायर पाकिस्तान की तरफ से होता था तो हमें जवाबी फायर देने में बड़ा सोचना विचारना पड़ता था, ऊपर से आदेश लेना पड़ते थे। मगर आज हमारे वहां सैनिक के ऊपर अगर एक गलती से भी फायर आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो इंडिया का सैनिक तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाले की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती या उसके बैंकर को ध्वस्त नहीं कर देता है। तो ये सेना का मनोबल आज इस जो वर्तमान में सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बढ़ाया है। और हर तरह से इक्विपमेंट, जिस तरह से हमारे पास बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट आए हैं, चाहे वो असल्ट राइफलें रही हों और भी दूसरे हैं, टैंक है हमारे पास बेहतरीन, और ज़्यादा से ज़्यादा आज ये देखिए कि हमारे देश में ही इनका सबका निर्माण हो रहा है। एक मैं आपको कहने के लिए छोटी बात है मगर बहुत बड़ी बात है, हमारे सैनिकों के पास लाइफ जैकेटें नहीं हुआ करती थी। लाइफ जैकेट की वजह से हमारे सैनिक बहुत ज़्यादा शहीद होते थे, खास करके जम्मू कश्मीर के एरिया में। जब वो वहाँ टेररिस्टों का कहीं पिक पोस्ट पे जब पहुंचते थे, उनका घेराव करते थे, तो आमने सामने की जो वहाँ गोलीबारी होती थी और उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश में वो फिर भी शहीद होते थे। मगर आज वही लाइफ जैकेटें भारत में बन रही हैं, हमारे हर सैनिक पे है, अर्ध सुरक्षा बलों पे है, और तो और हम आज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मन स्थिति आज भारत की बदली है। डेफिनेटली, और यही वजह है कि भारत अब शीर्ष पर जा रहा है। वो जो समय है गुजर चुका है कहीं ना कहीं। श्रद्धेंदु जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। डिफेंस के सेक्टर में भी भारत के अंदर एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, और अभी आई सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, और ये डिफेंस के सेक्टर में भी है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सशक्त बना रहा है भारत के हर एक व्यक्ति को जिसकी मौजूदगी यहाँ पर है। और क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से भी जब जिक्र हो रहा है, तो दुनिया भर में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई देश इस वक्त सबसे बढ़िया है, जहां आप बदलाव ला सकते हैं, जहां आप और ज्यादा बढ़ सकते हैं, वो अगर कोई भी देश है तो वो है सिर्फ भारत। हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान देखिए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, और जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से इसमें प्रोग्रेस हो रहा है वो काबिल तारीफ है। आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में भी सारा कुछ इंडिजिनस प्रोडक्शन पे चीजें बन रही हैं, और इसका जो डिस्प्ले हुआ आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी हथियार हमारे डिस्प्ले हुए, वो सारे के सारे इंडिजिनस थे, हिंदुस्तान में बनाए जा रहे थे। तो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पहले हम सारे हथियारों का इंपोर्ट किया करते थे, अब हम सारे हथियार खुद बना रहे हैं। और जो बीच का जो इंटरवीनिंग पीरियड है, उसमें हम अपने स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए और समय के साथ विश्व में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हम टाइम टू टाइम हथियार बाहर से भी लेते हैं। तो हमने एक बहुत फाइन बैलेंस बना रखा है। बाहर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेते हैं और उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं और सेना में इंडक्ट करते हैं। अगर हम पूरी तरीके से इंडिजिनस प्रोग्राम में जाएंगे तो किसी भी इक्विपमेंट को बनाने में काफी समय लगता है, और स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो आपने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया, हिंदुस्तान में बनाया और सेना में इंडक्ट कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट, इसके तहत जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। और साथ में जो डिफेंस सेक्टर में हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के कंट्रीज को अपने डिफेंस के आइटम सेल कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी हमारे गवर्नमेंट एक्सचेकर में काफी फायदा हो रहा है। तो आज की डेट में हिंदुस्तान की आर्मी में टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। आधुनिकतम हथियार है, डिफेंस प्रोटेक्शन चल रहा है, एफिशिएंसी पे ज्यादा जोर है, और साथ में हम रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 1948 जब से हम स्वतंत्र हुए तब से हिंदुस्तान आर्मी ने डिलीवर किया है। 2014 में एक पैराडाइम शिफ्ट आया, वो है, लेकिन एफिशिएंसी हिंदुस्तान आर्मी की कभी कम नहीं रही, वो हमेशा से ऑप्टिमम रही। उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। और देखिए गणतंत्र दिवस का समय है, और चूंकि 3 दिन बाद मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, लगातार नजर बनी हुई है। अब आगे मेरे सहयोगी आयुष इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन आप फिलहाल विजय चौक से मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की ये झलकियां देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें विजय चौक से, और आखिरी दिन इसी का, दरअसल इसी के साथ सेलिब्रेशन जो है
रिपब्लिक डे का वो संपन्न होगा और तमाम खास मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं। जो सीडीएस हैं वो भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो सेनाएं हैं उनके अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। और ये देखिए आप, लगातार खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान उनका तारुफ भी लगातार हमने आपको कराया। कैप्टन रिटायर्ड आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन साहब, ये जो परंपरा है बीटिंग द रिट्रीट की, इसका आखिर अर्थ क्या है और परंपरा कहाँ से शुरू हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये परंपरा उस टाइम से चल रही है। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ, हमारी जब सेनाएं, अपनी पर्सनल सेनाएं जब बनाई गई, भारतीय सेनाएं को पहले तो कुछ दूसरे हिसाब से हुआ करती थी ब्रिटिश शासन काल में। तो ये जब ब्रिटिश शासन ने परेड की जो भव्यता देखने के बाद कि बैंडों के इनके माध्यम किस तरह से उनका जो एक भव्य धुन वादन होता है और किस तरह से ये लोग जो है ना अपने उसको जो है ना पेश कर, तो इन चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि उस टाइम काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश शासन ने अपने हिसाब से बनाई थी, जो मतलब जिसमें उनको दिखाया जाए कि ये जो ना यहाँ के बहुत बड़े मैं तो यही कहूँगा कि लॉर्ड हैं और हिंदुस्तान के लोगों को अब इस तरह की बातें कहना अच्छा नहीं लगता, तो ये शो करता था। तो उन्होंने हर जगह का नाम जो है ना ब्रिटिश शासन के नाम से दिया था। भारत आज़ाद होने के बाद भी 2014 तक हमारा जो परेड ग्राउंड है 26 जनवरी की, जिसपे हम परेड मनाते हैं, उसका भी नाम नहीं बदला था। मगर 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ऐसे सारे नाम बदलने की कोशिश की है और बदल भी दिए हैं। जैसे अब उसका नाम कर्तव्य पथ रखा है। तो ये नाम ब्रिटिश शासन से बिल्कुल, हमें उस टाइम ऐसा लगता था कि आज भी हम गुलाम हैं, मगर आज हमें लगता है कि नहीं, हम अपने भारत में हैं और हमारा अपना नाम है। इसी तरह से मैं एक और बताना चाहूँगा कि इतना कार्यकाल गुजरने के बाद भी नेवी का जो फ्लैग था उसमें आज दिन तक ब्रिटिश सरकार का निशान बना हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज हटा के। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंच गए हैं। सेनाओं के जो तीनों आर्म फोर्सेस उसके अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। यानी कि जो एक ब्रिटिश परंपरा थी उसको हटाने का पूरा काम भी किया गया। कैप्टन साहब जी बिल्कुल, ब्रिटिश शासन काल में जो भी था उसको हमने बदल के आज हमने, आपने देखा होगा कि इंडिया गेट पे पहले जो है ना जिस तरह से वहाँ जो अमर ज्योति जवान जलती थी, तो उसको नरेंद्र मोदी ने एक अलग ही, जिसको बोलते हैं बार मेमोरियल, बहुत भव्य बनाया है। चाहती तो पहले भी सरकारें बना सकती थी बार मेमोरियल को, जहां आज वो बार मेमोरियल इतना अच्छा बना है, लोग वहां देखने को जाते हैं, बहुत संख्या में जो भी पर्यटन आते हैं बार मेमोरियल जरूर देखते हैं। आज हमारे जितने शहीद किस किस काल में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और उनको क्या क्या वहां पर पदक मिले हैं, कौन कौन सा सम्मान मिला है, आज वहां पूरा दर्ज है। लोग पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौन कौन से सैनिक हमारे किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी लड़ाई में शहीद हुए। तो यह चीजें आज दर्शाई जा रही हैं, हमारा इतिहास बताया जा रहा है। मगर पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे सैनिकों का इतिहास नहीं बताया जाता था, मगर मुगल जो थे हमारे आक्रांता, उनका इतिहास जरूर बताया जाता था। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत में एक से एक बड़ा वीर सैनिक है जिनको जो सर्वोच्च पदक है वो मिला है जिसको, मगर किसी भी सैनिक के नाम पे, किसी भी शहीद के नाम पे आज भी दिल्ली में कोई रोड का नामकरण नहीं किया गया है। मगर वही दिल्ली के अंदर आप हर रोड पे निकलोगे तो किसी ना किसी एक जो है ना विदेशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी और समापन समारोह जो है बीटिंग द रिट्रीट का, वो एक तरह से इसी के साथ संपन्न होगा। तीनों सेनाओं के जो चीफ्स हैं उनसे मुखातिब हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे, एडमिरल आर हरी कुमार जो नेवी के चीफ हैं, इसी तरह से वायुसेना के चीफ जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से भी रक्षा मंत्री ने यहाँ हाथ मिलाया और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस इसके साथ यहाँ पर मौजूद, दोनों रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये सेना से जुड़े अधिकारी। इसी के ऊपर मैं एक और कहना चाहूँगा कि भारत आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी जरूरत कहाँ पड़ी, जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल के उस टाइम हमारी तीनों सेना का कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि वहां हमें एयर अटैक की भी जरूरत थी। नीचे हमारी जो इंडियन आर्मी जो आर्टिलरी है, जिसको तोपखाना कहते हैं, वो उस पर फायर ठीक से नहीं कर पा रही थी। दूसरे हमारी जो सशस्त्र सैनिक बल है, जो ऊपर जो किस तरह से कहाँ जाके कवर करें, वो भी नहीं हो पा रहा था। उसी लिए हमें वहाँ कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी तीनों सेना के।
तो मोदी सरकार ने 2014 में आया, इस बात को उन्होंने समझा और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ बैठ के चर्चा की, तो एक सीडीएस की हमने जो है ना विशेष। क्या ये करगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिश थी? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तीनों सेना के जो अध्यक्ष थे वो बैठे थे, उन्होंने चर्चा करी थी और इस चीज की बहुत करगिल से ही समझ रहे थे कि ये हमारा एक ऐसा कोई अध्यक्ष या पद ऐसा हो जो हमें तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो उसी में जो है ना जब सीडीएस को बनाया गया तो आपने देखा होगा अन्य विपक्षी दल थे, उन्होंने इसका भी विरोध किया था, कहा था बोले इसकी जरूरत कहाँ है। मगर आज हम समझ रहे इसकी जरूरत तो हमें शुरू से थी, मगर सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी कि इसको सीडीएस को बना सके। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, इसे कैसे देख रहे हैं और खास करके बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस में भी इस तरह की परंपराएं हैं क्या, बीटिंग द रिट्रीट के समान? देखिए, बीटिंग रिट्रीट एक ब्रिटिश आर्मी का कॉन्सेप्ट था और उससे हिंदुस्तान की आर्मी ने इसको इम्बाइब किया। जो अच्छी चीजें थी ब्रिटिश आर्मी की, उसको इम्बाइब करने में कोई बुराई नहीं थी। और ये देखिए, बैंड का हमेशा से मकसद रहा है वो सेना की हौसला अफजाई करता है, ट्रूप्स का मोराल बढ़ाता है और उनमें एक नया जोश भरता है। तो इसी के तहत इस बैंडों की स्थापना हुई और जो रिपब्लिक डे परेड का जो फाइनल कल्मिनेशन होता है जो सेलिब्रेशन का, वो बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है। जिस तरीके से हिस्ट्री में बताया गया आपने कि इसका शुरुआत हुई कि जब बीटिंग रिट्रीट का जो बिगुल बजता था और जब झंडा लोअर होता था तो सैनिकों को एक सिग्नल दिया जाता था कि आज का युद्ध खत्म हो गया है। शायद गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इसे समझेंगे कि क्या परंपरा रही है कॉमनवेल्थ नेशंस में, इसको किस तरह से अपनाया गया। लेकिन भारत में आत्मनिर्भर भारत की झलक इस ब्रिटिश परंपरा में भी कैसे झलकती है और इसका भारतीय रूप अब किस तरह से बढ़ गया। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी एसपीजी है वो भी यहां मौजूद है। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का यहां आगमन एक तरह से हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विजय चौक पर पहुंच गए हैं और आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक तरह से समापन है। इसी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ सैन्य बैंड की देशभक्ति धुन पर कदमताल होगा और इसका समापन हर वर्ष की तरह एक परंपरा रही है। भारत की आज़ादी के बाद से ये परंपरा लगातार, लेकिन उसमें कुछ साल दर साल सुधार भी देखे गए। इस साल एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो भी धुन आप सुनेंगे उसमें सभी धुन भारत के ही हैं, भारतीय धुन आप सुनेंगे। इसके पहले अंग्रेज़ों की जो परंपरा रही थी उसका भी एक असर दिखता था, हालांकि उसको लेकर पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन आज की तारीख में आज जो आप सुनेंगे तरानों की गूंज, उसमें भारतीय धुन आपको सुनाई देगी, भारतीय संगीत आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री पहुंचे, तीनों सेना के अध्यक्ष उनको सैल्यूट करते हुए सीडीएस ने सैल्यूट किया और इसी तरह से रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने भी उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां पहुंच गए हैं। किसी भी पल यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। ब्रिगेडियर साहब, भारत तो संगीत का भी जनक माना जाता है, संगीत यहां साधना का जरिया भी रहा है। इसके बावजूद बाहर के देशों की धुन को लेकर क्या विवाद रहा या क्या वजह रही, और आज अगर सभी शौर के जो धुन हैं भारतीय हैं, उसका मतलब क्या, उसके मायने क्या? देखिए, जब ये बैंड की शुरुआत हुई थी तो सारी मार्शल ट्यून को हमने कॉपी किया था और मार्शल एक लिगेसी थी ब्रिटिश आर्मी की, जो हमारा अब आज की डेट में भी काफी परंपराएं ब्रिटिश और पुरानी रेजिमेंट उनकी परंपराएं रहती हैं। तो हमने उनकी जो मार्शल ट्यून थी उसको हमने लागू किया था और आज की डेट में वो भी पूरी तरीके से इंडिजनाइज हो गया है। पूरी भारतीय धुनें बजेंगी और इसकी शुरुआत पिछले 2-3 सालों से हो रही थी और मेरा मानना है कि इस साल ये पूरी तरीके से इंडिजनाइज हो गया है। 31 धुनों का आज देखिए डिस्प्ले होगा और ये सारी की सारी भारतीय धुनें हैं। इसमें कोई ऐसी धुन नहीं दिखेंगी जिसमें क्रिश्चियनिटी या किसी भी मार्शल आर्ट की जो धुनें थी जो बाहर की विदेशी थी वो उनका नहीं समाप्त, वो उनको खत्म कर दिया गया है। और देखिए, भारत की संगीत की परंपरा बहुत रिच रही है। हमारा जो संगीत का जो हमारा हेरिटेज है वो बहुत रिच रहा है, तो लिहाजा उसको इंडिजिनाइज करने में एफर्ट लगाए। लेकिन आज जब आप इन धुनों को सुनेंगे तो वो भी उतने ही इफेक्टिव है, वो भी उतना ही जोश पैदा करती हैं, वो भी उतना ही मोटिवेशन देती हैं
सोल्जर को, ये काबिले तारीफ है। और इसको तीनों सेनाओं ने लागू किया है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने भी इसको लागू किया। तो एक बहुत ही अच्छा देखिए उनका ब्लेंडिंग हुआ है, जिसका डिस्प्ले आज की डेट में होगा। और आज के जो बीटिंग रिट्रीट की सबसे बड़ी बात है, देखिए शंखनाद से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको याद होगा 26 जनवरी की भी परेड में पहला शंखनाद के साथ लोगों ने मार्च किया था, और उसके बाद माउंटेड कॉलम का डिस्प्ले शुरू हुआ था। और तो महिला आज भी जवान इसी के जो उनकी तरीके तरफ से जो शंखनाद था उसका भी एक संदेश था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हुई, प्रेसिडेंट गार्ड्स उनके साथ मौजूद हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से विजय चौक पहुंच रही हैं। इसी के साथ समापन समारोह जो है वो शुरू होगा, बीटिंग द रिट्रीट शुरू होगा। और जैसा कि ब्रिगेडियर ने बताया भी कि 31 भारतीय धुनों की गूंज आज देश सुनेगा। अब तक इसमें ब्रिटिश धुन भी रहा करती थी, लेकिन आज इसकी एक अलग झलक दिखेगी। आज भारतीयता की भावना में एक अलग स्वरूप इसका दिखेगा। और भारत जो संगीत का एक तरह से जनक भी रहा है, संगीत की सबसे पुरानी परंपराएं रही हैं, संगीत के सबसे पुराने घराने रहे हैं, प्रेसिडेंट्स गार्ड यहां पहुंच गए हैं। ये जनवरी वाला वो आज उसका समापन हो रहा है। और राष्ट्रपति के साथ जो उनकी सुरक्षा गार्ड चलती है, आपने देखा होगा, ये परमानेंट राष्ट्रपति के ही गार्ड रहते हैं। बिल्कुल। और ये स्पेशल एक कोर होती है जिसको बोलते हैं गार्ड रेजिमेंट। तो इनके जो जवान हैं, एक चीज आप उनकी ध्यान करके देखना, कोई भी 6.5 फीट से कम के इनके जवान नहीं होते। वो जो है ना स्पेशली सिर्फ इसीलिए भर्ती किए जाते हैं कि राष्ट्रपति सुरक्षा। उपराष्ट्रपति पहुंच गए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे हैं इसमें शामिल होने के लिए, यानी कि इसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है। और देखिए चर्चा भी चल रही है। सर आप बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट गार्ड्स हैं उनका एक कद-काठी और अलग अलग, ये कैवलरी के बारे में भी। हाँ, ये जिस तरह से ये आ रहे हैं, इनमें ये सारे ही ये पर्सनली ही राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड होते हैं ये, और इनका काम राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं ये। इन्हें और कहीं अन्य सेनाओं के अंदर इनको नहीं भेजा जाता है, ये यहीं रह के अपनी पूरी सर्विस कर। ये जो घोड़े आ रहे हैं इनके साथ, ये भी इतने ट्रेंड होते हैं कि एक एक कदम से कदम मिला के चलते हैं। ये इनको भी बाकायदा, ये नहीं कि नाम के लिए घोड़े हैं, ये भी एक सैनिक हैं, और बिल्कुल सैनिक की तरह ये पूरा डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से चलते हैं। और रिटायरमेंट पे जिस तरह से एक सैनिक को जो सम्मान मिलता है, वो भी इन घोड़ों को ही मिलता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये उसमें उतने ही मतलब इन्वॉल्व रहते हैं जिस तरह से एक सैनिक होता है। आप देखना कि जब भी वो निकलती है, अब तो काफी समय से बग्गी बंद कर दी गई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। बग्गी का भी किस्सा है ब्रिगेडियर, अगर आप बताएं किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच भी शाख की बग्गी बन गई थी। असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से इस परंपरा को सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया गया था। अब इसकी शुरुआत पहली बार रिपब्लिक डे परेड में 40 साल के बाद हुई। और मैं इनके सुरक्षा गार्ड के बारे में बता दूं, ये 61 कैवलरी के होते हैं, इनका स्पेशल हाइट होता है, ये पैराट्रूपर्स होते हैं, इनकी डुअल टास्किंग होती है, ये टैंक भी चलाते हैं, युद्ध में भी भाग लेते हैं और डबल ट्रेनिंग करते हैं। अंग रक्षक होने के साथ साथ इनका जो प्राइमरी काम है युद्ध कला कौशल और टैंक चलाना, उसमें भी ये माहिर होते हैं, और साथ में ये प्रेसिडेंट गार्ड का भी काम करते हैं। तो इनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम को अंजाम देते हैं। जैसा कि कैप्टन साहब ने बताया, ये गार्ड रेजिमेंट के नहीं है, ये 61 कैवेलरी के जवान है, पैराट्रूपर्स होते हैं, और इनका डुअल टास्क होता है, टैंक चलाते हैं, साथ में अंग रक्षक का काम करते हैं। तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये काम निभाते हैं और हाईली प्रोफेशनल होते हैं। इनको टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट का कलर भी मिला हुआ है। और जो ये घोड़े हैं, ये देखिए इनकी ड्रिल, इनकी उतनी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, जैसे कि कदम से कदम उनके जो स्टेप्स रहते हैं वो मेजर होते हैं, उनकी कई तरीके की चालें होती हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और इस शाही बग्घी पर सवार होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर यानी विजय चौक पर आगे बढ़ रही हैं।
ये अपने आप में भारत की लोकतांत्रिक और शक्ति का भी एक तरह से प्रदर्शन है। अंग्रेजों के जमाने में जो महाराजा या महारानी होते थे वो शाही बग्घी का इस्तेमाल करते थे। जब बंटवारा हुआ उस वक्त तमाम चीजों का भी बंटवारा हो रहा था। शाही बग्घी को लेकर भी बंटवारे में एक विवाद हो गया। हालांकि टॉस किया गया, उसके बाद ये बग्घी भारत के हिस्से में आई और तभी से परंपरा लगातार चलती रही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, क्या वजह रही जिसकी वजह से 40 साल के लिए इसको रोका गया था, इसके इस्तेमाल को? देखिए, इसका प्राइमरी रीजन सिक्योरिटी रीजन था। ये ओपन में जाते हैं, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी की वजह हो सकती है। ठीक है सर, ये समझेंगे। तस्वीरें आप विजय चौक से देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है एक तरह से, और शंखनाद के साथ ये धुन, भारतीय धुनों की गूंज इस साल विजय चौक पर दिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष, CDS, सभी खास मेहमान मौजूद और शंखनाद धुन आप सुन रहे हैं। कैप्टन साहब, क्या यह मोरल बूस्टअप के लिए भी एक बड़ा फैक्टर तब रहता होगा जिस वक्त से लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी से इसको शुरू किया गया था अंग्रेजों की सेना में? अब इसका प्रारूप कितना बदला उससे? निश्चित तौर पे उस टाइम से और अब में बहुत अंतर है। उस टाइम सिर्फ इनको एक शोभा यात्रा के तौर पे मानते थे सैनिकों को, मगर आज सैनिकों की वीरता और उसके हिसाब से देखा जाता है। आज जिस तरह से हमारे बैंड, हर आर्मी कोरों के बैंड जो है ना, आज भव्य यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो उनकी धुनें हैं जो लगता है कि कुछ है, मगर पहले सिर्फ उसी हिसाब से हुआ करती थी। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश शासक थे उनको जो पसंद आए, उनकी सेवा में और उसमें किस तरह से हम क्या कर सकते हैं वो रहता था। और उसके बाद भी काफ़ी समय तक इसी तरह से चलता रहा। कांग्रेस सरकार भी आई, चाहती तो वो बदल सकती थी, हिंदुस्तान की नई पहचान बना सकती थी, मगर शायद वो नहीं बदलना चाहते थे। मगर 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वो चिन्ह को मिटाया है जिससे हमें ये महसूस होता था कि ये गुलामी के समय के चिन्ह हैं, तो उनको सबको हटाया है। तो आज हमारी सेना है, वो भी आप देखो आज जो जिस तरह से परेड कर रहे हैं, बैंड में हमारे बैंड वाले देखिए आप किस तरह से कदम मिला के अपनी धुन को निकाल रहे हैं, और उसमें इतने मनमोहक हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम कुछ एक अलग से ही चीज़ कर रहे हैं। और देखने वाले भी आप देखिए जब टकी लगा के उनको देख रहे हैं, ये बदलाव आया है। बनाने की कोशिश की गई है क्या, ये जो फॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये भी देखा गया कि पहले इसमें सर्विसेज बैंड ही हुआ करती थी, हाल में CAPF, दिल्ली पुलिस के बैंड्स को भी इसमें शामिल किया गया। ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस में जो भी सिक्योरिटी से इन्वॉल्व है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ होता है तो वो अच्छी बात है। उनको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती, मोटिवेशन मिलता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ता है, तो ये सारी चीजें अच्छी है। वो भी एक सिक्योरिटी फोर्सेस है, जरूरत पड़ने पे वो भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा के युद्ध करते हैं। तो लिहाजा सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा मानना है। कोई एक सेक्शन इसमें डोमिनेट करे ऐसा नहीं है। तो क्या बाकी हम स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये काबिले तारीफ होगा, क्योंकि अगर स्टेट में तो ऐसा बीटिंग द रिट्रीट का कोई ऐसा फंक्शन होता नहीं है। अगर यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता तो एक और स्टेप आगे की तरफ होगा, उसमें थोड़ा और कोऑर्डिनेशन जरूरत होगी और थोड़ा अच्छे से और टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका पार्टिसिपेशन होता तो वेलकम स्टेप है। हर आदमी को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति होनी चाहिए जो उस लेवल की कॉम्पिटेंस रखता है। तो एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी इसको ज्वाइन करती तो ये काबिले तारीफ बात होगी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए हिंदुस्तान की आर्मी, तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सारे एपोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की सेना पहले भी कॉम्पिटेंट थी, आज भी कॉम्पिटेंट है। एक समय से इसको बांध देना उचित नहीं होगा। पहले से ये परंपराएं चली आ रही, हिंदुस्तान की आर्मी परंपराओं पे चलती है, अपने वेलोर पे काम करती है, अपने रेजिमेंटल सॉन्ग पे काम करती है, उसका कॉम्पिटेंस है, नाम
नमक निशान पे काम करती है। तो एक बहुत ही उम्दा मिसालें हिंदुस्तान की आर्मी ने पेश की है और ये विश्व की सबसे प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है। मैं तो इतने सारे लोगों के व्यूज देखे हैं, तमाम तरीके के आर्मीज के ऑपरेशन देखे हैं। आज की डेट में जो रशिया, यूक्रेन और फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का युद्ध, उनको उनकी कॉम्पिटेंस देखे, हिंदुस्तान की आर्मी के ड्रिल देखे, सर्विसेज देखे। ये सर फ्रांस की जो टुकड़ी पहुंची थी उनको भी हम देख रहे थे, हालांकि मित्र देश है हमारे, हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ रहे हैं, लेकिन उस ताकत और उस जोश का जज्बा थोड़ा सा कम दिखा जिसके जज्बे के साथ भारतीय सैनिक कदम ताल करते हैं, या वहां की परंपराएं दूसरे देशों की थोड़ी अलग सी है? जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान की आर्मी का कोई, और हमने देखिए इसको इम्बाइब किया है, ट्रेडिशन को, रेजिमेंटेशन को, नाम नमक निशान को, और हर जवान उसके लिए डेडिकेटेड है। और जो उसका कॉम्पिटेंस देखिए कहाँ से आता है, वो अपने कंपनी के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपने 2.5 साल 500 पुरानी हिस्ट्री के लिए लड़ता है। समयबद्ध मत करिए, हिंदुस्तान की आर्मी एपॉलिटिकल आर्मी है। टाइम टू टाइम बदलाव होंगे, इंडिजिनाइजेशन होगा, नए नए इक्विपमेंट आएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इक्विपमेंट आएंगे, लेकिन हमारी कॉम्पिटेंस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। कारगिल के युद्ध में जैसे आपने बोला कि तोपखाने का गोला नहीं आ रहा था, लेकिन तोपखाने की ही लड़ाई थी कारगिल में। और कारगिल का देखिए रिजल्ट, आपने LAC क्रॉस किए बगैर वो मुकाम को हासिल किया। तो बहुत सारे अचीवमेंट है, इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और हिंदुस्तान की आर्मी देखिए, उसकी जो विजय गाथा है वो स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, तमाम टेररिस्ट ऑपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो डिजास्टर के समय मदद, सुनामी के समय, मिसालें हैं। और देखिए जिस तरीके से ये जितने आर्मी के बैंड आज की डेट में इंडिजिनाइज धुन को बजा रहे हैं, काबिले तारीफ है। कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसपे हिंदुस्तान की आर्मी या तीनों सेना खरी नहीं उतरी है। हिंदुस्तान का मेन स्टे है और इस पे हम सबको गर्व होना चाहिए। देखिए सेहरन पैदा करता है हमारे हिंदुस्तान की आर्मी का बैंड और हमारे हिंदुस्तान आर्मी के जवान। तो इसको समयबद्ध ना करके इनके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, और इनका जो वैल्योर है, इनका जो इतिहास है, इनका जो हेरिटेज है, हम उसमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं। जो धुन हम सुन पा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो धुन हम सुन रहे हैं, अलग अलग धुन है, 31 धुनों का जिक्र आपने भी किया। ये इसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है? और जो फॉर्मेशंस बनाई जा रही हैं उसमें वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र दिख रहा है, मिसाइल फॉर्मेशन है, चक्रव्यूह फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशंस कैसे डिसाइड की जाती हैं? क्या इसका नियम कायदा जो भी कहें आप? देखिए एक होता है जब भी ये फॉर्मेशन बनाई जाती है, ये धुन और उसकी जो टैप्स होते हैं, बीट्स होते हैं, उसको मद्देनजर बनाया जाता है। और जो इक्विपमेंट वो प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सर्किल बनाना, किस तरीके से फॉर्म करना, कैसे रीफॉर्म करना है, कैसे डिफरेंट फॉर्मेशन में जाते हैं, इसका बड़ा रिहर्सल किया जाता है। इसको पहले चुनने की तरह लगा के उसको मार्क किया जाता है, उसी पे मूवमेंट होता है, फिर इसको विजय चौक पे इसको दर्शाया जाता है। तो ये सारी चीजों का एमलगमेशन है। हर नई धुन को इंडक्ट करने के लिए कमांड में इनके जो होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत इनकी ट्रेनिंग होती है, और साथ में रेजिमेंटल सेंटर में इनकी लगातार ट्रेनिंग होती है। और जो सीख के आते हैं इन्फेंट्री बटालियन में, इनके रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उनकी पाइप बैंड होते हैं, उनके जैज बैंड होते हैं। और ये जो पाइप बैंड है उनका कंटिन्यूअस इंडक्शन होता है, एक कॉम्पिटेंस देखा जाता है कौन इसको प्ले कर सकता है, फिर उसको फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर अल्टीमेट उसका जो मकाम है वो आज की डेट में आपके सामने इनका डिस्प्ले है। तो एक बड़ी और लगातार इसमें इंप्रूवमेंट है। देखिए कोई धुन आज है वो कल भी रहेगी, पर आगे भी रहेगी, और नए धुनों को उसमें इंडक्शन होता है। नए नए गीतकार, संगीतकार हैं, वो उनके धुनों को लाया जाता है। तमाम तरीके घराने हैं, जब इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा है तो सबका एमलगमेशन है। क्वेश्चन मार्क एक है कि वो मार्शल ट्यून के आसपास होनी चाहिए, किस तरीके से वो जोश में इजाफा करेगा, किस तरीके से वो फुट बीट को करेगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको इंप्रूव किया जाता है। और आज की डेट में देखिए सारे के सारे इंडिजिनस ट्यून है, और सबसे अच्छा देखिए कदम कदम बढ़ाए जा, कितनी बढ़िया धुन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी धुन हिंदुस्तान। तो मतलब कि काबिले तारीफ, और आप जब इसको सुनते हैं तो रोंगटे खड़ा करते हैं। और सोच लीजिए जब वो जवानों में कितना जोश भरते होंगे, अपने रेजिमेंट के नाम पे वो अपना सर
कटवा देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तब ये मुकाम हासिल होता है। तो ये बहुत बड़े हिम्मत और बड़े साहस की बात है। बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है, बहुत लोगों की कुर्बानियां गई हैं, बहुत लोगों के पसीने पीस टाइम में बहे हैं, तब जाके हम इस मकाम को हासिल कर देते हैं। इतना आसान नहीं है। वॉर इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बहुत उसमें जाने जाती है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत जनों की तैयारी होती है। लिहाजा एक सोल्जर को बनने में समय लगता है, और साथ में इस तरीके के धुनें बजाना, इस तरीके के अपने ड्रिल को रखना, इस तरीके के फॉर्मेशन में आना बहुत बड़े मेहनत की बात है। और इसके लिए हम सारे लोग को प्राउड होना चाहिए, प्राउड इंडियन होना चाहिए। ये जो जवान हम देख रहे हैं बैंड्स की धुन पर आगे म्यूजिक दे रहे हैं या पाइप्स बजा रहे हैं, क्या ये रेगुलर सोल्जर्स भी होते हैं या इनका जो काम है सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड ही होता है? ब्रिगेडियर, ये रेगुलर सोल्जर हैं, ये फायरिंग भी करेंगे। अगर बैंड एक समय तक इस्तेमाल होता है, उसके बाद डिसबैंड करके ये अपने अपने बटालियन पे अपने अपने टुकड़ियों में चले जाते हैं। इनका सिलेक्शन बैंड प्लेटून के अंदर होता है, लेकिन समय पड़ने पे अगर युद्ध में ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो ये हथियार उठा के अपनी कंपनी, अपने सेक्शन, अपने प्लेटून के साथ युद्ध करते हैं। तो इनके अलग से ये बैंड लेके उनका एक समय तक रहता है रिक्वायरमेंट, तब तक वो कंसंट्रेशन एरिया तक में है। उसके बाद ये रेगुलर सोल्जर की तरह युद्ध लड़ने में भी माहिर होते हैं। अब ये जो हम धुन देख पा रहे हैं और जो ड्रेस कोड है अलग अलग बैंड्स का अलग अलग तरह से है, ये क्या परंपरा है? देखिए ये हमने जैसे आपको बताया, आर्मी के ट्रेडिशंस अलग है, नेवी के ट्रेडिशन अलग है, एयरफोर्स के ट्रेडिशन अलग है। और जब हम तीनों सर्विसेज के मिलते हैं तो हम उसमें ब्लेंडिंग करते हैं, कॉमनैलिटी दिखाते हैं, फिर उस तरीके के धुनें बनाते हैं, रिहर्स करते हैं। लेकिन जो उनकी जो बेसिक ड्रिल है, जो बेसिक मार्चिंग स्टाइल है, उसको हम यहाँ पर नहीं करते हैं। वो उसी के तहत वो उसको डिस्प्ले करते हैं अपना। तो अब आपने देखा होगा जो आर्मी के बैंड होंगे वो अलग तरीके से ड्रिल होगी, नेवी के अलग तरीके से ड्रिल होगी, उनका मार्चिंग स्टाइल अलग होगा, उनका सैल्यूटिंग स्टाइल अलग होगा, उनका जो बैंड का कंट्रोल होता है, बैंड मास्टर वो अलग तरीके से कंट्रोल करता है। तो अपने आप में हम इंडिविजुअलिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ में हम उनकी बढ़िया से ब्लेंडिंग करके एक ट्राई सर्विस बैंड का यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात देश के लिए उसी तरह से अलग अलग सैन्य टुकड़ियों में भी वो झलक रहा है कैप्टन साहब। लेकिन हम महिला शक्ति भी देख रहे हैं, महिला शक्ति का स्वरूप हमने गणतंत्र दिवस की झांकी में भी देखा था। वो रूप, वो स्वरूप आज की तारीख में इस बीटिंग द रिट्रीट में भी दिख रहा है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि डिफेंस में फिर वही बात आ जाएगी। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इनको अंडर लाइन नहीं करना चाहिए, मगर अंडर लाइन तब करना पड़ता है जब पिछले और अभी को जब हम दोनों चीज़ों को सामने रखते हैं तो देखते हैं कि कितना अंतर आया है। आर्मी पहले भी वही थी, आज भी आर्मी वही है, मगर पहले शासक और थे, अब शासक और हैं। पहले जो शासक थे वो आर्मी को एक दायरे में रखना चाहते थे, अब शासक हैं वो आर्मी को एक देश की एक अंतिम शक्ति मानते हैं, जिससे कि पूरा देश के पहर जब पूरा देश सोया होता है तो आर्मी बचाने के लिए -0 में ग्लेशियर में खड़ी रहती है। तो आज उसकी एक अहमियत समझी गई है। क्यों, मैंने भी, ब्रिगेडियर साहब सीनियर है हमारे, मैं मानता हूँ, मगर आज देखिए कि आज हर त्योहार पे, चाहे दीपावली हो कोई भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जो है ना अपनी दीपावली उन सैनिकों के साथ मनाते हैं जो -0 में खड़े हुए हैं, मगर पहले के प्रधानमंत्री कभी इस तरह से नहीं गए। तो इसलिए अंदर लाइन करना पड़ता है कि आज जो हमारा नेवी का सबसे बड़ा बेड़ा था IS विराट को किस तरह से पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने शौक के लिए एक आयरलैंड पे ले गए और वहां पर उनको एक पिकनिक मनाने के लिए रखा था, जिसमें 3 से 4 हेलीकॉप्टर सिर्फ उनकी सेवा में लगे थे, आयरलैंड पे ले जाना और इसमें विराट पे लाना। अब अगर आज की सरकार इस तरह से आर्मी और नेवी को और एयरफोर्स को यूज नहीं करती है, आज वो जानती है कि ये हमारी अंतरिम शक्ति है, तो ये तब की और आज ये अंतर है, इसलिए अंडरलाइन करना पड़ता है। तब और हमारी आर्मी में आप बहुत अंतर है, मनोबल भी बढ़ा है, पहले ये मनोबल नहीं था। क्यों, हमने भी, ब्रिगेडियर साहब भी अधिकारी रहे, हमने भी वहाँ जो है ना कैप्टन से रिटायर हैं, हमने भी वहाँ सेवा दी है, तो ये चीज़ें हमने वहाँ रह के देखी है कि हम तब क्या महसूस करते थे, आज क्या महसूस करते हैं, तो ये अंदर फर्क पड़ा है। चलिए, थॉट्स में भी डाइवर्सिटी है लेकिन वही यूनिटी भी दिख रही है। जिस तरह से आप अलग अलग ड्रेसेस देख रहे हैं, भारतीय सेना की इन अलग अलग टुकड़ियों के जो जवान हैं, अलग अलग रेजिमेंट से जुड़े, अलग अलग फोर्सेस से जुड़े जो जवान हैं, उनका ड्रेस अलग है, उनकी धुन अलग है, लेकिन भारत के लिए समर्पित भावना एक सी है। और वही डाइवर्सिटी कई बार विचारों में भी दिखती है, लेकिन भारत की एकता और वो समर्पण सब में उसी तरह से। देखिए तस्वीरें।
ठीक है, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विजय चौक पर जोश, जुनून और संगीत के साथ ही समर्पण की वो भावना जो सैनिकों को दर्शाती है कि किस तरह से वो भारत के लिए समर्पित हैं, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित। ब्रिगेडियर साहब, क्या इसमें भी कोई जो टुकड़ी है उसको खिताब दिया जाता है? जिस तरह से हम देखते हैं कि 26 जनवरी को अलग अलग झांकियों में चूज किया जाता है कि आखिर सबसे बेस्ट झांकी किसकी थी। एनसीसी कैडेट्स में भी इसी तरह की कोशिश की जाती है, इसमें भी क्या इसी तरह की परंपरा रही है? ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये देखिए इसमें बड़ा सेलेक्टेड है। इसमें 3 सर्विसेज के हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो इनका जो कैपएफ का है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का है। तो हमारे समझ से इसमें शायद ये परंपरा नहीं कि बेस्ट बैंड दस्ता चुनने के लिए, क्योंकि ये देखिए म्यूजिक है, म्यूजिक में सारों का एक अलग तरीका है बजाने का, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो लिहाजा मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, मेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे समझ से शायद नहीं, ऐसी चीजें अभी तक पढ़ने में नहीं आई है मेरे। लेकिन इसके बारे में कहने में आप कैप्टन साहब से पूछे, शायद उनको इसके साहब बारे आप में अगर कोई बताएं, कुछ प्रकाश डालें इस पर। इनकी नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो क्या है, एक बात जरूर होती है कि हर रेजिमेंट के अलग अलग जो ये मिलिट्री बैंड होते हैं, और इनके जो मिलिट्री जो बैंड कर्मी हैं वो भी कभी कभी तो उसी में भर्ती होके आते हैं, कभी उनको रेजिमेंट में आके ये पर्सनली एक काम दिया जाता है। तो वो इसी हिसाब से अपनी पर्सनल डेली जो रूटीन होता है उनका, इसी तरह की वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते रहते हैं। और उनका अपना अपना एक हर रेजिमेंट का उद्घोष होता है, हर रेजिमेंट का अलग अलग, तो उसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। मगर जहां सेंट्रली काम आ जाता है वहां सबका एक ही उद्घोष होता है, एक ही धुन होती है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे अलग अलग ड्रेसेस हैं, कोई नेवी से, कोई, तो वो उसमें एक रूपता कैसे, यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है? नहीं, ये वो जब हम वहाँ के 26 जनवरी में कहीं सेंट्रली जब जहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक थीम दी जाती है कि हमने सिर्फ इसी थीम पे चर्चा बात करनी है, इसी धुन को लेकर चलना है जो राष्ट्र को जो संयोजित कर रही हो। वहाँ पर हमें अपने रेजिमेंट का छोड़ देना पड़ता है। वहाँ सिर्फ उनको जो बताया जाता है उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि जो यहाँ पर जो बैंड बजा रहे हैं ये कोई 2 दिन में आ गए हों। ठीक है कैप्टन साहब, इस पर लौटेंगे हम। तस्वीरें आप विजय चौक से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है।